उरी बाबा खेला होबे, खेला हो गया। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा का यह स्पेशल एपिसोड बंगाल चुनाव पर। फुटबॉल भी आया, रविन्द्रनाथ टैगोर की दाढ़ी भी आई, कोबड़ा भी आया और खेला भी हुआ और खेला हो भी गया। नारी शक्ति कमाल कर गया इस बार। एक पांव डैमेज है, एक तरफ पूरी शक्ति लगी हुई है। कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तमाम लोग लगे हुए हैं, लेकिन खेला हो गया। चलिए, इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई और टीएमसी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। हम पूरे एपिसोड पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे चुनाव में एक दिलचस्प किरदार है और जब मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, मेरी दिलचस्पी काफी बढ़ी। तो मैं सोच रहा हूं कि उस दिलचस्प किरदार से आपकी मुलाकात कराई जाए। और उनका नाम है, 70 वर्ष के हैं, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बालागढ़ से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं। कोई जमीन नहीं है, कोई फैशन, कोई महंगे कपड़े नहीं। कई दलों ने फिल्म स्टार्स को, सिने स्टार्स को, ग्लैमर की दुनिया के लोगों को उतारा, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं। कई रात जेल में बिताई हैं, रिक्शा चलाया है, चाय के स्टॉल पे काम किया है, बच्चों के लिए खाना बनाया है और यहां तक कि शमशान में भी काम किया है। 23 किताबें लिख चुके हैं, कई पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं और इस बार टीएमसी से चुनाव जीतकर बंगाल विधानसभा में आए हैं। उस शख्स का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है मनोरंजन व्यापारी। आप गूगल कर सकते हैं, आपको उनके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी। बहुत ही सिंपल है और कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस चुनाव के बड़े सितारे हैं। उन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा और बताऊंगा। पूर्वी बंगाल के रहने वाले शरणार्थी हैं। उन चुनाव में उनके खिलाफ यह भी प्रचार किया गया कि बाहरी गोटा मतलब बाहर का आदमी, लेकिन वो शरणार्थी हैं और खुदीराबाद नामक एक छोटे से सबर्ब में वो रहते हैं। उनका घर एक मंजिला ईंट का है जिसपे एस्बेस्टस की छत है। हालांकि 8 मार्च से जब चुनाव की सरगर्मी शुरू हुई, तब वहां से उन्होंने शिफ्ट किया हुगली जिले के मोगरा नामक शहर में। एक पुराने से घर में उन्होंने अपना बसेरा बनाया। ये पूरा जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, ये रेफरेंस हिमाद्री घोष हैं। उन्होंने उनका एक इंटरव्यू किया था जो कि वायर में छपा था इंग्लिश में, और राजा चौधरी ने उसका अनुवाद किया है। तो थोड़ा सा मैं भाषा इधर उधर करके आपको अच्छा लगे और दिलचस्प लगे उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मूल रूप से द वायर में जो इंटरव्यू उनका छपा है उसी पर ये एपिसोड आधारित है। जब वो जर्नलिस्ट मिलने गए तो एकदम सिंपल खादिया कुर्ता, ढीला पैजामा, एक गमछा के साथ मिले और उन्होंने कहा कि मेरा पूरा जीवन आवारगी या यावर जीवन बीता है, इसी तरीके से सिंपल लाइफ। 28 फरवरी को ममता बनर्जी का उनको फोन आया कि मनोरंजन दा, आपको चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने बताया जर्नलिस्ट को कि अगर स्थिति सामान्य होती, नॉर्मल सिचुएशन होता, तो वो कभी राजनीति में शामिल नहीं होते। सिस्टम, प्रणाली सड़ा हुआ है, सड़ गया है, तो सिस्टम सड़ा हुआ है। और जब एक बाहरी व्यक्ति ने बंगाल की भाषा, संस्कृति, परंपरा और विरासत को धमकी दी, तो उनके पास चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा, मेरी अंतरात्मा ने कहा है कि मुझे इन विभाजनकारी शक्तियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हर अच्छे सोच वाले बंगाली को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यह चुनाव एक नॉर्मल चुनाव नहीं है। इस चुनाव के साथ वे बंगाल को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं, इसलिए हमें विरोध करना चाहिए।
अगर पूरा इतना जीवन आकर्षक है कि अगर बारीकी से इन पर रिसर्च किया जाए, मुझे लगता है कि एक पीएचडी का मसाला है जिन पे काम किया जा सकता है। एक वाकई एक श्रमिक नायक, एक हीरो की तरह आप इनके लाइफ को देख सकते हैं, जो संघर्षों की पूरी दास्तान है। अभाव, उपेक्षा, स्वीकृति, गरीबी, निराशा, भूख के सिवाय इस व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं है। अभाव में पलता बढ़ता है। 1970 का दशक अगर बंगाल को आप याद करेंगे तो बहुत ही नक्सलवाड़ी आंदोलन के संदर्भ में याद कर सकते हैं, और वो चरम पे था उस समय नक्सलवाड़ी। उस समय व्यापारी तकरीबन 26 महीना जेल में बिताए। उनके पिता एक कुली थे और अल्सर की वजह से उनकी मौत हो गई। उसके बाद जगदलपुर रेलवे स्टेशन पे वो सोते थे लगातार, और वहाँ पे कई बार जेल गए हैं। वहाँ पे कुली जो चाय कुल्हड़ बेचते हैं, जीआरपी के पुलिस से उनकी सेटिंग होती है कि महीना के इतने तारीख को कोटा पूरा करना है तो कुछ लोग को पकड़ेंगे। तो पकड़ा जाना उनके लिए जीविका का साधन भी रहा, और एक बार पकड़े जाने में 5-6 रुपए उस समय कुल्हड़ वाला उनको देता था। तो ये जेल जाना भी एक जीविका का साधन ही उनके लिए रहा। रिक्शा भी चलाया, और दिलचस्प है कि जादवपुर में ज्योतिष राय कॉलेज के बाहर वो जब रिक्शा चला रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तब वहाँ हिंदी साहित्य जगत की एक जानी पहचानी प्रसिद्ध नाम महाश्वेता देवी से उनकी मुलाकात हुई। महाश्वेता देवी बहुत ही चर्चित, आप नाम गूगल कर सकते हैं। उनकी मुलाकात हुई, उनको याद करते हुए, संस्मरण करते हुए कहते हैं कि आज अगर महाश्वेता देवी होती तो काफी खुश होती। कहते हैं व्यापारी कि मैं भाग्यशाली हूं कि कुछ असाधारण लोग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग मेरे जीवन में आए, जैसे महाश्वेता देवी। ऐसे व्यक्ति के रूप में जिन्होंने मुझे सिखाया कि जेल में कैसे पढ़ना और लिखना है। भगवान ने मेरी कोई मदद नहीं की, लेकिन फिर भी हमें यहाँ हर तरह का प्यार और स्नेह मिलता है, और जिस तरीके से लोग प्यार करते हैं वो अकल्पनीय है, जैसी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी के लोग भी उनसे मिलने आते हैं, और भाजपा के कुछ लोग भी मिलने आते हैं, और सब कहते हैं कि चाहे जो हो मैं आप ही के साथ रहूंगा। तो इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है। वो कहते हैं कि मैं एक रैक पिकर से लेकर रिक्शा चालक, चाय बेचने वाला, सड़क पर सोने वाला एक व्यक्ति रहा हूं, इसलिए आम लोग जो मजदूर हैं उनके जीवन के कष्ट, उनके दुख दर्द को मैं भली भांति समझता हूं। अब व्यापारी साहब चूंकि बालाघाट से वो चुनाव जीत गए हैं, इसलिए वहां पे वो रहना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं। चुनाव प्रचार में एक बार उन्होंने कहा कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही रहना चाहता हूं, तो लोगों ने उन्हें घर बनाने के लिए जमीन दान करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना किया। कहा कि मुझे जमीन की जरूरत नहीं है, लेकिन हर घर से मुझे आधी ईंट चाहिए, और चुनाव के बाद मैं इन ईंटों को इकट्ठा करके अपना घर बनाऊंगा। दिलचस्प है ना? दिलचस्प। आजकल के जमाने में जहां की बाहुबली, माफिया, पूंजीपति, धनाढ्य व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और मंत्री भी बनते हैं, बदमाश लोग ही मंत्री बनते हैं, वैसे स्थिति में इस कैरेक्टर को, मनोरंजन व्यापारी कैरेक्टर को पढ़ा जाना, समझा जाना जरूरी है। और ये बाबा साहब के संविधान की, वो संविधान की ही ताकत है कि एक रैक पिकर, एक मजदूर भी जो विधानसभा या लोकसभा में जा सकता है। तो लालू जी ने एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर को भी लोकसभा में भेजा था, भगवतिया देवी, अगर नाम आपको याद होगा, गया से लोकसभा में उन्होंने भेजा था। चुनाव प्रचार के समय आमतौर पर व्यापारी अपने कार्यकर्ता के घर ही रुकते थे, वहां भी खाना खाते थे, रहते थे। 70 वर्ष उनकी उम्र है, और 21 वर्षों तक उन्होंने बच्चों के लिए खाना बनाया है। जब वो चुनाव का अभियान करते थे तो भाजपा पे ताबड़तोड़ हमले करते थे, और बंगाल को हथियाने वाला एक हिंसक और जन विरोधी पार्टी भाजपा को उन्होंने कहा अपने प्रचार के दौरान। कहते हैं कि यह पार्टी भारतीय संविधान को बदलकर उसके जगह पे मनुस्मृति लाना चाहती है, जहां दलितों और मुसलमानों को गुलाम माना जाएगा।
कि भाजपा एक विभाजनकारी शक्ति है जो हमारे समाज को धार्मिकता और जातिगत आधार पर तोड़ती है। उन्होंने कहा आगे अपने चुनाव के दौरान जो भाषण करते थे, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि, गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, आवश्यक खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतें, महिलाओं के लिए सुरक्षा और युवाओं के लिए रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान न देना आपराधिक है। इट्स अ क्रिमिनल, आपराधिक मामला है। आगे अगर आप देखेंगे तो बंगाल चुनाव में एक दिलचस्प घटना चल रहा था, और चल रहा था ये कि वहां जो नाम शूद्र कम्युनिटी है, जो कि बांग्लादेश से जो भाग कर आए शरणार्थी हैं, उनको बीजेपी ने खूब लुभाने की कोशिश किया। अगर आपको पिछला 2 लोकसभा चुनाव हो तो बिहार उत्तर प्रदेश में भी दलितों के बीच जाकर बीजेपी बार बार ये कहते रही कि हम मुसलमान को जब भगाएंगे तो इनका जो जमीन बंगला सब आपको मिल जाएगा। लेकिन उस दौरान जब मैं घूम रहा था, मैंने दोस्तों से बात की, मैंने कहा कि जो संविधान में मिला हुआ आरक्षण वो तो खत्म हो रहा है और मौलाना के हवेली पे आपकी नजर पड़ी हुई। ये जुमला जो है बंगाल में भी चला। नाम शूद्र ज्यादातर बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, उनके पास जो है एक गुस्सा है मुस्लिमों के खिलाफ, एक इनहेरेंट गुस्सा है। उसके जवाब में व्यापारी ने कहा कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ दलितों के गुस्से को भड़का रही है और उन्हें बता रही है कि वे मुसलमानों को इस देश से निकाल देंगे और उनकी जमीन दलितों और आदिवासियों को दे देंगे। इस तरह वो हेरा फेरी कर रहे हैं। तो कई जगह दलितों और आदिवासियों को मुसलमानों की जमीन दी जा रही थी। उत्तर प्रदेश में मिला क्या? नहीं, डंडे मिले सरकार बनने के बाद। एक सवाल उनसे पूछा गया कि वो तो व्यवस्था विरोधी रहे हैं, तृणमूल में कैसे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं व्यवस्था विरोधी हूं और मैं ऐसा ही रहूंगा। और 211 का संस्मरण करते हुए कहते हैं कि जब टीएमसी सत्ता में आई पहली बार तो मुझे उस पार्टी से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है। कई कल्याणकारी योजनाएं बहुत लोगों तक पहुंची है। गरीब दलित इस सरकार से लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा कहते हैं ये कितना लाभान्वित हुए तो असेसमेंट होना बाकी है, कोई सही आंकड़े आए तो उस पर चर्चा भी होनी चाहिए और खुल के चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में रह रहे हैं, असाधारण परिस्थिति में रह रहे हैं, और यह कोई आम चुनाव, सरल चुनाव नहीं है। यह चुनाव बंगाल को बचाने, बंगाल की आत्मा को बचाने के लिए है। उनका दृढ़ता से मानना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भ्रष्ट नेताओं के ऊपर कठोरता से लगाम लगाना चाहिए। व्यापारी ने 23 किताबें लिखी हैं और पश्चिम बंगाल अकादमी से एक पुरस्कार जीता है। उनकी आत्मकथा इंट्रोग्रेटिंग माय चांडाल लाइफ का अनुवाद 2018 में हुआ और गैर फिक्शन कैटेगरी में हिंदी साहित्य पुरस्कार भी उन्होंने जीता है। पिछले साल सितंबर में ममता बनर्जी ने बंगाल में दलित साहित्य अकादमी की स्थापना की घोषणा की, जिसमें व्यापारी को अध्यक्ष बनाया गया। दिलचस्प कैरेक्टर हैं। एक लिटरेरी फेस्टिवल से दूसरे फेस्टिवल में जाते हैं, विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते हैं, कॉलेज में व्याख्यान देते हैं, लेकिन इस पूरे दरमियान एक चीज, वन थिंग वाज अनचेंज्ड, एक चीज जो है वो अपरिवर्तित रहा, वह था उनका साधारण जीवन। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। एपिसोड अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए। शुक्रिया आपसे।